हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की फिजिक्स की सेकेंड बुक, जो कि है सेमीकंडक्टर डिवाइसेज। एंड इसमें आज आपका लास्ट चैप्टर होगा, जो कि है मल्टीमीटर। तो आज स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर में आपको जो 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं उनमें से फर्स्ट है मल्टीमीटर, सेकेंड हम पढ़ेंगे सीआरओ यानी कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, एंड थर्ड है सीआरटी यानी कि कैथोड रे ट्यूब। तो ये हमारे पास में 3 टॉपिक होंगे इस वाले चैप्टर में। ये तीनों टॉपिक कंप्लीट होने के बाद भी आपके ये वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा और आपकी जो सिलेबस है और आपकी जो सेकेंड बुक है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ये भी कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीमीटर क्या होता है। ये एक मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस है जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा, जो टेक्नीशियंस होते हैं और जो इंजीनियर्स होते हैं वो लैबोरेटरी में यानी कि प्रयोगशालाओं में या फिर अपने बहुत सारे कार्यों में क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। बहुत सारे रिपेयर्स पार्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर हम किसका यूज करते हैं, जो मल्टीमीटर होते हैं इनका यूज करते हैं। मोस्टली अगर इनकी बात की जाए कि इनका जो यूज है वो हम मेनली किस पर्पज के लिए करते हैं सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा हम मल्टीमीटर का यूज करते हैं जो हमारी एसी या डीसी वोल्टेजेस होती हैं, करंट्स होते हैं या फिर रेजिस्टेंस होते हैं, उनकी रीजनेबल एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मल्टीमीटर का यूज करते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा मल्टीमीटर से रिलेटेड वो आपसे 3 टाइप से किया जाएगा। या तो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज मल्टीमीटर, मल्टीमीटर क्या है, तो सिर्फ आपको डिफाइन करना है। इन केस अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राइट द कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीमीटर यानी कि मल्टीमीटर का कंस्ट्रक्शन के बारे में बताइए, तो आपको उसकी ओनली कंस्ट्रक्शन लिखनी है। ये सिर्फ मैं आपको वेरी शॉर्ट के लिए बता रही हूँ। कई बार सिर्फ ओनली क्वेश्चन आपसे ये पुटअप कर लिया जाता है कि राइट द एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीटर, यानी कि जो मल्टीमीटर की एप्लीकेशन है उनको डिस्क्राइब कीजिए, उनको बताइए। तो ये तो हो गए सेपरेट क्वेश्चन जो कि आपसे वेरी शॉर्ट में पूछे जाते हैं। लेकिन कभी कभी आपको शॉर्ट में दे देगा कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन मल्टीमीटर, मल्टीमीटर के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, मल्टीमीटर क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन आपकी मर्जी लिखना चाहते हो लिख सकते हो, उसके बाद में इसकी एप्लीकेशन, तीनों चीज ही आपको करनी होंगी। लॉन्ग में बहुत कम केसेस में ये वाला क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा आपका पूछा जाता है इस चैप्टर से सीआरओ एंड सीआरटी यानी कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप और कैथोड रे ट्यूब, इन दोनों के ऊपर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो वो आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन की तरह प्रिपेयर करना है बिल्कुल अच्छे से। ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत कम रेयर केस में पूछा जाता है, इससे आपके शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो इस सामने बोर्ड पे आपको यही बात समझाई गई है जो भी मैंने आपको बताया, मल्टीमीटर क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन यानी कि कैसे कैसे कंस्ट्रक्ट होता है और उसके बाद में इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे इसका यूज करते हैं यानी कि अनुप्रयोग। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीमीटर क्या है। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस बाय टेक्नीशियंस एंड इंजीनियर्स, यानी कि ये सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला डिवाइस है किसके द्वारा, टेक्नीशियंस एंड इंजीनियर्स के द्वारा। इट कैन मेक मैनी मेजरमेंट्स विद अ रीजनेबल एक्यूरेसी सच एज एसी एंड डीसी वोल्टेजेस, करंट एंड रेजिस्टेंस एटसेट्रा, यानी कि इसका प्रयोग किया जाता है रीजनेबल एक्यूरेसी किसकी, एसी या फिर डीसी वोल्टेजेस की, करंट की, रेजिस्टेंस की, इनकी रीजनेबल एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मल्टीमीटर का यूज करते हैं। बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। मल्टीमीटर कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्डिनरी पाइवोटेड टाइप ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, यानी कि जो मल्टीमीटर होता है उसके अंदर क्या लगी होती है, ऑर्डिनरी पिवोटेड टाइप का मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लगा होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल, जो कि क्या रखता है, एक कॉइल रखता है पिवोटेड ऑन जॉइंट बियरिंग बिटवीन द पोल्स ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट, जो कि किसके बीच में लगा होता है, जो 2 परमानेंट मैग्नेट लगी हुई होंगी किसी भी सर्किट पे उनके बीच में क्या होता है, ये पॉइंटेड होता है यानी कि शिफ्ट होता है। द इंडिकेटिंग नीडल इज फास्टेंड टू द कॉइल, यानी कि जो इंडिकेटिंग नीडल होती है, नीडल क्या होती है, सुई, जो कि इंडिकेट करती है किसी भी, मतलब जो भी आप मेजर कर रहे हो, वोल्टेज हो, करंट हो या रेजिस्टेंस हो या फिर वगैरह वगैरह, तो उनको जो मेजर करते हैं वो हम किसके द्वारा करते हैं, सुइयों के द्वारा। तो जो सुई होती है जो कि इंडिकेशन हमें प्रोवाइड कराती है वो तेज होती है किससे, जो कॉइल होती है उससे। When इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कॉइल, जब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं किसके थ्रू, कॉइल के थ्रू, मैकेनिकल फोर्स एक्ट्स
एंड द पॉइंटर मूव्स ओवर द स्केल। तो इस कंडीशन में क्या होती है कि एक मैकेनिकल फोर्स वहां पे एक्ट करती है, वर्क करती है, और जो पॉइंटर होता है वो स्केल पे मूव करता है। एक बार दोबारा से इसकी कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए। क्या बताया मैंने आपको कि जो मल्टीमीटर होता है इसमें क्या लगी होती है, एक पिवोटेड टाइप का मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लगा होता है, जिसमें कि जो गैल्वेनोमीटर का जो कॉइल होता है वो कहाँ पे फिक्स होता है, जो मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं उनके बीच में फिक्स होता है। जो इंडिकेटिंग नीडल होती है, यानी कि जो सुई इंडिकेट करती है, जो भी मेजर करते हैं उस चीज को, तो वो क्या होती है, तेज होती है। किससे? कॉइल से। जब हम क्या कर देंगे, कॉइल के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे, तो उस कंडीशन में जो मैकेनिकल फोर्स है वो वहां पर वर्क करेगी और जो पॉइंटर होगा वो स्केल पे मूव करेगा। ये क्या हो गई, मल्टीमीटर की कंस्ट्रक्शन। इसके बाद में बात करते हैं एप्लीकेशंस की। तो मोस्टली अगर हम इसके यूज की बात करें, एप्लीकेशन का मतलब होता है अनुप्रयोग, यानी कि इसका कहाँ कहाँ पे यूज हम करते हैं। तो एक तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि जो एसी और डीसी वोल्टेजेस होती हैं या फिर करंट हो गई या रेजिस्टेंस हो गई, उनको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर का यूज करते हैं। बाकी और किन किन चीजों में यूज करते हैं वो देख लीजिए। 5 पॉइंट्स है। फर्स्ट है टू मेजर डीसी करंट, मेजर डीसी करंट फ्लोइंग थ्रू द कैथोड प्लेट स्क्रीन एंड अदर सर्किट। यानी कि वो डीसी करंट क्या करता है, मल्टीमीटर का यूज हम किस लिए करते हैं, उस डीसी करंट को मेजर करने के लिए जो कि फ्लो करती है किसमें, कैथोड पे या फिर प्लेट स्क्रीन पे या फिर किसी भी अनदर सर्किट पे। तो उसमें जो डीसी करंट फ्लो करी, तो डीसी करंट को एब्जॉर्ब करने के लिए मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर का यूज करते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है टू मेजर डीसी वोल्टेजेस सेवरल रेजिस्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं उसमें डीसी वोल्टेजेस को और कुछ रेजिस्टर्स को मेजर करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। वो ही बात है, थोड़ी लैंग्वेज डिफरेंट करके यहाँ पे शॉ की गई है कि क्या होता है, रेजिस्टेंस हो गई, करंट्स हो गई, वोल्टेजेस हो गई, इनको मेजर करने के लिए मल्टीमीटर का यूज करते हैं। थर्ड है टू मेजर एसी वोल्टेजेस अक्रॉस पावर सप्लाई ट्रांसफॉर्मर्स। यानी कि जो पावर सप्लाई ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं उनके लिए जो एसी वोल्टेजेस वर्क करती है, तो उनको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू टेस्ट वेदर सर्किट इज शॉर्ट। यानी कि जब सर्किट में क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, यानी कि एक तरीके से कहते हैं कि जो सर्किट है वो शॉर्ट हो गया, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एकदम से चिंगारी सी उठ जाती है, कई बार आपने देखा होगा। तो उस कंडीशन में भी उसको चेकआउट करने के लिए किसका यूज करते हैं, उसको टेस्ट करने के लिए कि ये कहाँ से फूका है, कहाँ से इसमें दिक्कत आई है, तो वहां पर भी हम किसका यूज करते हैं, मल्टीमीटर का यूज करते हैं। Next to check circuit continuity when the multimeter is employed as continuity checking device। यानी कि क्या करने के लिए, जो सर्किट है सर्किट की कंटिन्यूटी को, यानी कि वो वर्क कर रहा है कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं, उसको चेक करने के लिए भी हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर का यूज करते हैं। किस कंडीशन में, जब जो मल्टीमीटर है वो एम्प्लॉयड किया गया हो किसके बीच में, किसकी तरह, कंटिन्यूटी चेकिंग डिवाइस की तरह। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर का यूज करते हैं एज अ क्या, कंटिन्यूटी चेकिंग डिवाइस के तौर पे, जब भी किसी सर्किट की हमें क्या करनी होती है, कंटिन्यूटी चेकआउट करनी होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीमीटर क्या है, ये किसकी कंस्ट्रक्शन क्या क्या है, एप्लीकेशंस क्या क्या है। सो अगर समझ में आ गया हो तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नोट करिए यहाँ तक। देखिए इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, शायद आप इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख भी लीजिएगा। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका हम मेनली यूज करते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के डेवलपमेंट में, यानी कि विकास में। तो कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या इसके यूजेस होते हैं, कहाँ कहाँ पे हम मोस्टली इनका यूज करते हैं, जैसे कि रेडियोज वगैरह, टेलीविजन इंडस्ट्रीज वगैरह में भी इनका यूज होता है। तो क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं, वो सभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन है, उसके बाद में इसकी वर्किंग आएगी, फिर एप्लीकेशंस वगैरह आएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं सीआरओ, यानी कि, और हाँ एक चीज याद रखिएगा, इसका जो नेम है, आपसे कई बार वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी पूछ लेगा कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ सीआरओ, या फिर आपके अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें भी आपसे सीआरओ की फुल फॉर्म या फिर सीआरटी की फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो फुल फॉर्म आपको इनकी याद होनी चाहिए, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एंड कैथोड रे ट्यूब। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या है, इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। यानी कि ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला डिवाइस है जिसका प्रयोग हम किसमें करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के डेवलपमेंट में करते हैं, विकास में करते हैं। इट इज यूज्ड टू मेजर वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी एंड फेज शिफ्ट। इसका जो प्रयोग है वो हम किस में करते हैं, वोल्टेज में, यानी कि वोल्टेज मेजर करने में, फ्रीक्वेंसी मेजर करने में और फेज शिफ्ट मेजर करने में। ऑल्सो द वेव शेप ऑफ द सिग्नल इन अ सेंस एम्पलीट्यूड, डिस्टॉर्शन एंड डेविएशन
फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट कैन बी स्टडीड ऑन द CRO। यानी कि जो वेव फॉर्म होती है किसी भी सिग्नल की, कोई भी सिग्नल है किस फॉर्म में होता है, अगर वो वेव की फॉर्म में होता है तो जो वेव फॉर्म होती है सिग्नल की, या फिर उसका जो एम्पलीट्यूड होता है, डिस्टोर्शन होता है, जो डेविएशन होता है, कौन सा, फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट से, तो उसको भी हम मेजर कर सकते हैं किसके थ्रू, CRO यानी कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के थ्रू। Since the oscilloscope can display the event that taken place even over a period of micro या nanosecond, चूंकि ये जो ऑसिलोस्कोप है ये क्या करता है, यानी कि एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें टाइमिंग कितनी ली गई हो, या तो माइक्रो सेकेंड या फिर नैनो सेकेंड में अगर कोई भी इवेंट अकर हो रहा है किसी भी प्लेस पे, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं किसके थ्रू, इस ऑसिलोस्कोप के थ्रू यानी कि CRO के थ्रू। सो इट इज यूज्ड इन रेडियो इंजीनियरिंग, टेलीविजन एंड इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। तो इसीलिए हम इसका यूज किसमें करते हैं, टेलीविजन में भी करते हैं, इंडस्ट्रीज में भी करते हैं, और किसमें करते हैं, रेडियो इंजीनियरिंग में भी करते हैं। आपसे कई बार सिर्फ क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि राइट द या फिर ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ CRO या ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ CRT। तो क्वेश्चन आपको देख लेना है किस टाइप से पूछा, अगर पूछ रहा है कि व्हाट इज CRO या डिफाइन CRO एंड ऑल्सो गिव द ब्लॉक डायग्राम ऑफ CRO, तो आपको कौन से वाला डायग्राम शो करके दिखाना है वहां पे, ये वाला। कई बार ओनली आपसे ब्लॉक डायग्राम के लिए पूछ लेगा। अब देखिएगा ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इसका इंट्रोडक्शन कराया है, इसके बाद में जो आपको थ्योरी लिखाऊंगी वो सारी किसकी होगी, इस ब्लॉक डायग्राम की ही होगी। पहले मैं आपको रफली बता दूंगी कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कि कैसे कैसे वर्क कर रहे हैं, कौन से पार्ट का क्या काम है, उसके बेसिस पे आपको बाद में थ्योरी लिखाई जाएगी। और वो थ्योरी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपसे ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और आपके पास में टाइम है तो आप कितना ही बढ़ा चढ़ा करके अपनी लैंग्वेज में उसको इंक्रीज करके लिख सकते हैं कि किस पार्ट का क्या काम है क्या नहीं है। और इन केस अगर आपके पास में टाइम कम है तो आप शॉर्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपने डायग्राम अच्छे से बना, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप एग्जाम टाइम पे डायग्राम बना रहे हो तो मेनली हमेशा आपको पेंसिल का ही यूज करना है, चाहे आप कितनी भी बड़ी से बड़ी क्लास में चले जाएं। अगर आप पेन से डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उस कंडीशन में मार्क्स कट होते हैं। आपको ऐसा नहीं करना कि सुंदर दिखाने के लिए भी आप क्या करो, पेंसिल के ऊपर पेन से बना दो, नहीं, आपको सिर्फ पेंसिल का ही यूज करना है। ब्लैक स्केच का आप लिखते टाइम यूज कर सकते हो हेडलाइन वगैरह डालने में, ताकि थोड़ा सुंदर लगे और वो चीज हाईलाइट होकर के एग्जामिनर को दिखाई दे। बट ध्यान रखना सही होना चाहिए, कभी गलत को हाईलाइट कर दो और मार्क्स इंक्रीज होने की जगह घट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले बात करते हैं, ब्लॉक डायग्राम आप ड्रॉ कर लोगे इजीली। इसमें ये जो लगी हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब। अब ये वर्क कैसे कैसे करता है, इसमें जो जो पार्ट्स लगे हुए, यहाँ पे वर्टिकल एम्पलीफायर लगा हुआ है, ये डिले लाइन है, ये ट्रिगर सर्किट है, टाइम बेस्ड जनरेटर है, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर है। ये कुल मिला करके 5 चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। अब देखो इसका कार्य क्या क्या है, वर्क क्या क्या है। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो प्लेट लगी हुई है ये 2 वर्टिकल प्लेट लगी हुई है, और इनको ना थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा इस टाइप से। ये वाली जो 2 प्लेट है ये कैसी है, वर्टिकल प्लेट। इस VP का मतलब क्या है, वर्टिकल प्लेट। चाहे तो लिख लीजिएगा कभी फिर आपको कंफ्यूजन हो, वर्टिकल प्लेट। एंड HP का मतलब है हॉरिजॉन्टल प्लेट, हॉरिजॉन्टल प्लेट। अगर इस कंप्लीट की बात करें, ये है CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब। तो इसमें क्या होता है कि जो वर्टिकल एम्पलीफायर है यहाँ से क्या दिया जाता है, इनपुट सिग्नल दिया जाता है। जब इनपुट सिग्नल इससे दिया जाता है तो इनपुट सिग्नल यहाँ से आता है किस पे, वर्टिकल प्लेट पे। वर्टिकल प्लेट पे आता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेट पे पहुंच पाना यहाँ से पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से अनदर वे एक मतलब प्रोवाइड होता है इस वाले पूरे के पूरे CRO में, जिसमें क्या होते हैं 3 सर्किट्स लगे होते हैं, जिनमें से एक ट्रिगर सर्किट होता है, एक टाइम बेस्ड जनरेटर होता है और एक हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर होता है, जिसके थ्रू यहाँ से जो सिग्नल दिया जाता है वो पहले ट्रिगर सर्किट में आता है, फिर टाइम बेस्ड जनरेटर से होकर के 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर के हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर में जाता है, और फिर यहाँ से किस में जाता है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स लगी हुई है इनमें। तो इसका काम क्या होता है कि यहाँ से ये जो इनपुट सिग्नल है ये इनके अंदर चला गया, लेकिन एक चीज गड़बड़ हो जाती है। देखो जब आप यहाँ से सिग्नल प्रोवाइड कराओगे वर्टिकल प्लेट्स को तो ये तो जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन जब आप यहाँ से
प्रोवाइड कराओगे हॉरिजॉन्टल प्लेट को तो क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो इसलिए क्या लगाई गई है यहाँ पर, ये डिले लाइन का यूज होता है। डिले लाइन क्या होती है, इसको हमें क्या करना होता है, एडजस्ट करना होता है इस फॉर्म में कि यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लिया गया है वो टाइम किस टाइम के इक्वल हो, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लिया गया है इसके इक्वल हो। तो दोनों ही जो सिग्नल है ये वर्टिकल प्लेट और हॉरिजॉन्टल प्लेट पे बिल्कुल सेम टाइम पे या फिर अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम पे पहुंच जाएंगे, जिसके लिए हम क्या करते हैं, डिले लाइन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो वर्टिकल प्लेट लगी हुई है, हॉरिजॉन्टल प्लेट लगी हुई है, ये क्या करती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। उसके बाद में इनसे टकरा करके क्या होता है, यहाँ पे वोल्टेज जब इन्हें प्रोवाइड होती है तो ये क्या हो जाते हैं, एक्सीलरेट हो जाते हैं। एक्सीलरेट होने के बाद में यहाँ पे इसमें लगी होती है, ये वाली जो आप स्क्रीन देख रहे हो ये होती है फॉस्फर स्क्रीन। तो इसका काम क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह यहाँ पे प्रोड्यूस होकर के चलेंगे, टकराएंगे, तो वो हमें कहाँ पे दिखाई देंगे, इस फॉस्फर की स्क्रीन पे। यानी कि जो इनपुट सिग्नल यहाँ से दिया गया है यहाँ पे वो वेव फॉर्म में होगा, जो कि हमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन इस सारे प्रोसेस के बाद में इस फॉस्फर स्क्रीन पे हम उस सिग्नल को क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का यूज करते हैं। सो इसमें क्या होगा, एक चीज का और ध्यान रखिएगा जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जा सकता है कि इसमें जो CRT लगी होती है, कैथोड रे ट्यूब, इसमें क्या करते हैं, हाई वोल्टेज सप्लाई देते हैं, यानी कि हाई वोल्टेज प्रोवाइड कराते हैं, जबकि जो सर्किट्स लगे हुए हैं इनमें क्या करते हैं, हम लो वोल्टेज इनको प्रोवाइड कराते हैं। तो साइड में इसमें लिखा भी हुआ है कि HV सप्लाई टू CRT, HV का मतलब है हाई वोल्टेज सप्लाई दी जाती है किसको, CRT को, कैथोड रे ट्यूब को, एंड LV सप्लाई यानी कि लो वोल्टेज सप्लाई दी जाती है किनको, इन सभी सर्किट्स को। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डायग्राम है किसका, CRO का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार इसकी थ्योरी नोट करा देती हूँ, यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो इससे आगे देखिएगा, अगर बात करें कि उसके अंदर जो भी सर्किट वगैरह लगे हुए थे उनका यूज क्या क्या है, तो वो आपके सामने लिखा हुआ है, द कैथोड रे ट्यूब, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, CRT। जो यहाँ से यहाँ तक ट्यूब बनी हुई थी उसको क्या बोलते हैं, CRT, यानी कि कैथोड रे ट्यूब। तो वो क्या कही जाती है, ऑसिलोस्कोप का, यानी कि CRO का, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का हृदय, यानी कि हार्ट बोला जाता है उसको। तो फर्स्ट लाइन ये डिस्क्राइब करती है कि द कैथोड रे ट्यूब इज द हार्ट ऑफ द CRO। तो अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, जो कि क्वेश्चन आपका मेनली बनता है कि व्हाट इज द हार्ट ऑफ CRO, तो आप क्या कहोगे, CRT इज द हार्ट ऑफ CRO, यानी कि आपको याद रखना है ट्यूब, यानी कि ट्यूब और ऑसिलोस्कोप पे ध्यान रखना है कि ट्यूब क्या है, छोटा है, ऑसिलोस्कोप बड़ा है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसका हार्ट कहा जाएगा। विच जनरेट्स द इलेक्ट्रॉन बीम, तो जो इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, जो यहाँ पे लगाई हुई थी CRT, उसमें इलेक्ट्रॉन गन लगी हुई थी, उसके थ्रू क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बीम्स होते हैं वो जनरेट होते हैं। एक्सिलरेट्स द बीम टू अ हाई वेलोसिटी एंड डिफ्लेक्ट द बीम टू क्रिएट द इमेज। तो इसमें क्या होता है, जो बीम होते हैं इलेक्ट्रॉन बीम, उनको एक्सिलरेट किया जाता है हाई वेलोसिटी तक, और उसके बाद में वो डिफ्लेक्ट होकर के हमें कहाँ मिलते हैं, स्क्रीन पे। आपको बताया था जो भी हम इनपुट सिग्नल देंगे उनको विजिबल सिग्नल की फॉर्म में प्राप्त करेंगे, किस पे, फॉस्फर की स्क्रीन पर, किसमें, जो कैथोड रे ट्यूब लगी हुई होती है उसमें। सो इट कंटेन फॉस्फर स्क्रीन वेयर द इलेक्ट्रॉन बीम कम्स विजिबल। तो यही बात इसमें कही गई है कि क्या लगी होती है, इसमें फॉस्फर की स्क्रीन होती है जहां पर हमें इलेक्ट्रॉन बीम्स जो होते हैं वो दिखाई देते हैं, किसकी फॉर्म में, सिग्नल की फॉर्म में। यानी कि कुल मिलाकर के अगर इस पैरा की बात करें तो इसमें क्या कहा गया है कि जो CRT है, यानी कि कैथोड रे ट्यूब, वो क्या होती है, CRO यानी कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का हार्ट, हृदय कहा जाता है उसको, जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम्स जनरेट होते हैं, एक्सिलरेट होते हैं तथा एक टाइम पे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, किस फॉर्म में, जिससे कि क्या बन पाए, इमेजेस बन पाए, किसकी, इनपुट सिग्नल की। और जो CRT होती है उसमें एक फॉस्फर की स्क्रीन लगी हुई होती है, जिसपे हमें क्या दिखाई देते हैं, वो दिखाई देते हैं इमेजेस की फॉर्म में। In CRO, high voltages are required to accelerate electrons, whereas low voltage is required for the heater of the electron gun, which emit the electrons। यानी कि जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है उसमें हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, किसके लिए, जो कैथोड रे ट्यूब। आपको अभी मैंने डायग्राम बनवाया था, ब्लॉक डायग्राम, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो CRT है, कैथोड रे ट्यूब है, उसमें क्या होती है, हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि अदर सर्किट्स में क्या होती है, लो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर CRT के अंदर की बात करें, वो ऑसिलोस्कोप में बात करी थी, बट अगर सिर्फ हम CRT के अंदर की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन बीम्स होते हैं उनको एक्सिलरेट करने के लिए, यानी कि त्वरित करने के लिए तो हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बीम निकल रहे हैं, किससे निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन गन का यूज किया गया है यहाँ पे जो बनी हुई थी इस टाइप से,
अगर बात करें कैथोड रे ट्यूब इस टाइप से बनी हुई थी, तो यहाँ पे क्या लगी हुई थी, इलेक्ट्रॉन गन। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो उसको यहाँ से इमिट कराने के लिए क्या करनी पड़ेगी, इसे भी तो कुछ ना कुछ वोल्टेज दी जाएगी। तो इस इलेक्ट्रॉन गन का जो हीटर होता है उसको कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, यानी कि लो वोल्टेज की। लेकिन अगर हम कैथोड रे ट्यूब की बात करें तो इसको क्या होती है, हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा इस वाली बात में। तो यहाँ से आगे देखिएगा, CRO has a time based generator which generates the correct voltage to supply the cathode ray tube to deflect the spot at a constant time डिपेंडेंट रेट। यानी कि इसमें क्या लगा होता है, जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप लगा होता है उसमें नीचे की तरफ आपको याद हो ट्रिगर्ड सर्किट की साइड में क्या लगा हुआ था, एक टाइम बेस्ड जनरेटर। तो इसमें क्या होता है, एक टाइम बेस्ड जनरेटर होता है जो कि क्या करता है, जनरेट करता है करेक्ट वोल्टेज को, एक सही वोल्टेज को जनरेट करता है, उत्पन्न करता है टू सप्लाई द कैथोड रे ट्यूब, जिसको किसको सप्लाई करता है, जो CRT होती है यानी कि कैथोड रे ट्यूब होती है उसको वो उस वोल्टेज को सप्लाई करता है जिसको वो जनरेट करता है टू डिफ्लेक्ट। किस लिए करता है वो ऐसा, जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन बीम होते हैं वो क्या हो जाए, डिफ्लेक्ट हो जाए और एक स्पॉट मिल जाए किस पे, फॉस्फर की स्क्रीन पे। So to synchronize the horizontal deflection with the vertical input, a triggered circuit used। यानी कि जो horizontal deflection होता है किसके साथ में, vertical input के साथ में, उसके लिए हम क्या करते हैं, triggered circuit का प्रयोग करते हैं। आपने देखा भी होगा कि यहाँ पे क्या लगा हुआ था, एक vertical circuit लगा होता है, यहाँ पे क्या लगा होता है, नीचे की तरफ एक triggered circuit लगा होता था। तो triggered circuit का यूज हम किस लिए करते हैं, जो horizontal deflection होता है vertical input के साथ में उसके synchronization के लिए। This circuit is the link between the vertical input and the horizontal time base। और ये जो सर्किट होता है कौन सा, ट्रिगर्ड सर्किट, ये किसके बीच में लगा होता है, यहाँ पे जो ये वर्टिकल इनपुट है और इसके बाद में आपने देखा था ये क्या लगा हुआ था, टाइम बेस्ड जनरेटर। तो ये जो हॉरिजॉन्टल टाइम बेस्ड जनरेटर है ये, और ये जो वर्टिकल इनपुट है ये क्या होता है, इसके बीच में लिंक होता है क्या चीज, जो ट्रिगर्ड सर्किट होता है। सो आई होप आपको इसका ये वाला मेथड तो समझ में आ गया होगी, कौन कौन से पार्ट्स कहाँ पे लगे होते हैं, क्या क्या वर्क करते हैं, क्या क्या सप्लाई करते हैं वोल्टेज की कैथोड रे ट्यूब को, वगैरह वगैरह। इसके बाद में बात करते हैं CRO की वर्किंग की, एंड देन इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। एक बार पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा नेक्स्ट आता है वर्किंग ऑफ CRO। अभी हमने क्या पढ़ा था, जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के अंदर जो पार्ट्स यूज हुए थे, जो सर्किट्स थे या फिर CRT वगैरह थी, उनके यूजेस हमने पढ़े थे। अब पढ़ेंगे कि जो CRO है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है, वो वर्क कैसे कैसे करता है। So the spot of light will move vertically up and down in vertical line on the same rate as the frequency of the applied voltage। तो देखिएगा जो CRO था उसमें क्या लगी हुई थी, CRT लगी हुई थी, कैथोड रे ट्यूब। जहाँ पे मैंने आपको बताया था जो टाइम बेस्ड जनरेटर है वो क्या करता है, वोल्टेज जनरेट करता है, उसको सप्लाई करता है किसमें, CRT में। तो एट द एंड जो वोल्टेज अप्लाई की जा रही है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो भी अप्लाइड वोल्टेज है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, उसी दर की, यानी कि सेम उसी रेट की क्या होगी। मान लीजिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, जो फॉस्फर स्क्रीन थी उस पे क्या मिल रहे थे, हमें लाइट की स्पॉट मिल रहे थे, यानी कि सिग्नल्स मिल रहे थे। तो वो क्या करेंगे, वर्टिकली लाइन में, यानी कि वर्टिकली लाइन में क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि वर्टिकली मूव करते रहेंगे। बिल्कुल किस दर से, यानी कि जो हमें लाइट के स्पॉट मिलेंगे स्क्रीन पे वो वर्टिकली अप एंड डाउन, यानी कि ऊपर और नीचे की तरफ मूव करते रहेंगे। और किस दर से मूव करेंगे, किस रेट से मूव करेंगे, उनकी जो दर होगी, जो रेट होगी वो किसकी होगी, सेम जो हमने अप्लाई की हुई है वोल्टेज उसकी फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। सो आगे देखिएगा, इन द रेस्पॉन्स ऑफ अप्लाइड वोल्टेज वी विल गेट अ कंटिन्यूअस वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ऑन द स्क्रीन। तो जो हमने क्या की थी, वोल्टेज अप्लाई की थी, उसके रेस्पॉन्स में अगर हम देखें हमें क्या मिला, हमें क्या मिली, स्क्रीन पे एक वर्टिकली लाइन मिल गई। ठीक है, so however it is required to see the signal voltage variation with time on the screen। तो क्या आवश्यक है, यहाँ पे सिंगल वोल्टेज वेरिएशन देखने की आवश्यकता है, किस पे, स्क्रीन पे। so this is possible only if, तो ये ऐसा कब संभव हो सकता है, यानी कि जो स्क्रीन है उस पे हम टाइम के साथ में जो सिग्नल वोल्टेज वेरिएशन है वो कब देख सकते हैं, सिर्फ किस कंडीशन में, यदि we could also move the beam horizontally from left to right to a uniform speed। जब हम क्या करें, जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसको लेफ्ट राइट मूव करें, वो भी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में, यानी कि कांस्टेंट स्पीड के साथ में, कांस्टेंट नियत चाल के साथ में। नियत चाल से अगर हम जो बीम है इलेक्ट्रॉन बीम उसको हॉरिजॉन्टली लेफ्ट राइट मूव करते हैं तभी हमें क्या मिलेगी,
सिग्नल वोल्टेज वेरिएशन मिलेगा, वाइल जबकि इट इज मूविंग अप एंड डाउन, जबकि जो क्या होता है, जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन बीम है वो क्या करता रहता है, वर्टिकली अप एंड डाउन मूव करता रहता है। तो उस कंडीशन में मुझे लेफ्ट राइट मूव कराना है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। सो इन ऑर्डर टू मूव बीम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एट अ यूनिफॉर्म रेट, टाइम बेस्ड वोल्टेज इज अप्लाइड टू द हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। तो जब हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बीम होता है उसको लेफ्ट राइट मूव करते हैं, तो उस कंडीशन में एक टाइम बेस्ड वोल्टेज जनरेट होती है, या फिर कह सकते हो आप अप्लाई होती है किस पे, जो हॉरिजॉन्टल प्लेट लगी होती है। आपको पता है दो टाइप की प्लेट होंगी, एक वर्टिकल प्लेट और एक हॉरिजॉन्टल प्लेट। तो जब आप जो इलेक्ट्रॉन बीम होता है उसको क्या करते हो, अप एंड लेफ्ट और राइट मूव करते हो, तो उस कंडीशन में जो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स होती है उन पे क्या होता है, टाइम बेस्ड वोल्टेज अप्लाई होती है। दिस वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विद टाइम इज एग्जैक्टली सेम एज सॉटूथ वेव। तो ये जो वेरिएशन होता है किसका, वोल्टेज का टाइम के साथ में, ये बिल्कुल सेम होता है किसकी तरह, सॉटूथ वेव की तरह। और सॉटूथ वेव को रिप्रेजेंट किया हुआ है इस ग्राफ के थ्रू, जो कि किसके बीच में दिखाया गया है, टाइम और वोल्टेज के लिए दिखाया गया है। ये जो ग्राफ बना हुआ है किसके लिए बना हुआ है, टाइम के और वोल्टेज के लिए। तो ये थी वर्किंग किसकी, सीआरओ की। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, एक बार यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो देखिएगा इसके बाद में बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सीआरओ, यानी कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की क्या क्या अनुप्रयोग है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि डीसी और एसी के मेजरमेंट में भी हम क्या करते हैं, सीआरओ का यूज करते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज अ वोल्टेज इंडिकेटिंग डिवाइस, यानी कि सीआरओ क्या है, एक वोल्टेज इंडिकेटिंग डिवाइस है। एंड हेंस करंट टू बी मेजर्ड इज फर्स्ट पास्ड थ्रू अ नॉन रेजिस्टेंस। तो हमें क्या पता है कि जो सीआरओ है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, वो कैसा है, एक इंडिकेटिंग वोल्टेज इंडिकेटिंग डिवाइस है, जो कि क्या करता है, वोल्टेज को इंडिकेट करता है। तो इस कंडीशन में जो हमें करंट प्राप्त होती है, यानी कि जो करंट हम मेजर करते हैं सीआरओ के थ्रू, उसको सबसे पहले पास किया जाता है किसमें, एक नॉन रेजिस्टेंस में। एंड देन द वोल्टेज डेवलप्ड इज पास्ड टू वर्टिकल रिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। और उसके बाद में जो वोल्टेज डेवलप होती है किसमें, सर्किट में, जो हमारा क्या लगा होता है, टाइम बेस्ड जनरेटर, उसके थ्रू जो वोल्टेज जनरेट हुई थी, यानी कि जो भी वोल्टेज डेवलप होती है उसको पास आउट किया जाता है किसमें, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में। यहाँ पे आपने देखा था जो सीआरटी थी उसमें क्या लगी हुई थी, वर्टिकल प्लेट थी और हॉरिजॉन्टल प्लेट थी। तो जो वोल्टेज होती है, अप्लाई वोल्टेज होती है, जो वोल्टेज डेवलप होती है, जनरेट आप कह सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, तो उस वोल्टेज को किसमें दिया जाता है, जो वर्टिकली डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है उनको दिया जाता है। द हॉरिजॉन्टल प्लेट्स आर शॉर्ट सर्किटेड। जो वर्टिकल प्लेट्स उनके बाद में, जस्ट बाद में क्या लगी हुई थी, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स लगी हुई थी, तो वो कैसी होती है, शॉर्ट सर्किटेड होती है। द वोल्टेज इज नोटेड फ्रॉम द रिफ्लेक्शन ऑन द स्क्रीन। देखो मैंने आपको क्या बताया था, इनपुट सिग्नल देंगे, सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में हमें जो फॉस्फर की स्क्रीन थी उस पर क्या मिलेगी, सिग्नल मिलेगा। तो जो हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा, यानी कि स्क्रीन पे जो भी हमें सिग्नल मिलेगा या फिर वेव फॉर्म मिलेगी, तो उस कंडीशन में जो डिफ्लेक्शन मिलेगा, उस कंडीशन पे जो वोल्टेज होगी उसको क्या कर लेंगे, हम नोट कर लेंगे। तो इस टाइप से हमें क्या मिल जाएगी, वोल्टेज तो मिल जाएगी। और रेजिस्टेंस हमने कौन सा लिया हुआ है, नॉन रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो नॉन रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस तो हमें पता होगा, और जो वोल्टेज है वो हमें मिल जाएगी किस पॉइंट पे, जब स्क्रीन पे हमें डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो वोल्टेज आ गई हमारे पास में, रेजिस्टेंस हमें पता है, तो जो करंट होगी उसको हम मेजर करेंगे किस फॉर्मूले के थ्रू, I इज इक्वल्स टू वी आर, जो कि आपने स्टार्टिंग में पढ़ रखा है, V इज इक्वल्स टू आई आर से। I क्या है, करंट, V वोल्टेज, R रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टेंस है वो भी नोन है, वोल्टेज हमने फाइंड आउट कर ली किस पॉइंट पे, जब स्क्रीन पे डिफ्लेक्शन देखने को मिला। तो जिस वोल्टेज पे हमें स्क्रीन पे डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिल रहा है, उस वोल्टेज को आप नोट डाउन कर लोगे और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, करंट मिल जाएगी, जो कि हमें चाहिए। इसके बाद में सेकंड पॉइंट है जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप इसको लिख सकते हो क्योंकि फिर अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है कि गिव द लिसाजेस फिगर ऑफ सीआरओ। तो सीआरओ यानी कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के लिए एप्लीकेशंस भी इसकी पूछ सकता है, इस फॉर्म में कि लिसाजेस फिगर जो है उसकी एप्लीकेशन लिखो इसमें। तो आपसे अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप सेपरेट इसकी सिर्फ एक इस एप्लीकेशन को डिफाइन कर सकते हो, अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपसे ये वाली एक एप्लीकेशन पूछी है और पूरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उस कंडीशन में तो आप पूछ ही सकते हो। और एक चीज का ध्यान रखना, इसकी जो एप्लीकेशन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उनसे आपके शॉर्ट नोट अलग अलग भी पूछ ले जाते हैं, लिसाजेस फिगर का अलग पूछा जाता है और भी बहुत सारी जो कि हम आगे पढ़ेंगे उनसे भी अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। तो क्या है, to measure the relative phase angle between two sinusoidal voltages of the same amplitude and frequency, यानी कि दो
समान, अगर हम बात करते हैं वोल्टेजेस की, तो दो सिनुसॉइडल वोल्टेजेस के बीच का अगर हम फेज एंगल निकालें तो उनके बीच का जो फेज एंगल होगा उसको मेजर करने के लिए, और ध्यान रखिएगा वोल्टेजेस कैसे, सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी की दो सिनुसॉइडल वोल्टेजेस हैं, और उनके बीच में अगर हमें क्या करना है, फेज एंगल फाइंड आउट करना है, निकालना है, तो उसको मेजर करने के लिए क्या करेंगे, दे आर सिमल्टेनियसली अप्लाइड टू द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिफ्लेक्शन प्लेट्स ऑन अ सीआरओ। हम क्या करते हैं, जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है उसमें जो सीआरटी होती है उसमें क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट को अप्लाई कर देंगे, क्या करने के लिए, जो वोल्टेजेस हमने अप्लाई की हुई है उनके बीच में फेज एंगल फाइंड आउट करने के लिए। सो टू प्रूव मैथमेटिकली दैट द लिसाजिस पैटर्न इज एन इलिप्स, तो ये प्रूफ करने के लिए कि जो लिसाजिस पैटर्न बनेगा इस कंडीशन में वो क्या होगा, इलिप्स होगा। लेट Vx एंड Vy बी द वोल्टेजेस, हमने क्या मान लिया, Vx Vy वोल्टेजेस हैं, ओमेगा x ओमेगा y क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसीज है, और ax और ay क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो इस कंडीशन में जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, Vx इज इक्वल टू ax sin ओमेगा t, Vy किसकी इक्वल हो जाएगा, ay sin ओमेगा t प्लस फाई क्या है, यहाँ पे फेज एंगल है जो कि हमें फाइंड आउट करना है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहाँ पे ये जो हमारा एम्पलीट्यूड है ax वो हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, vox की फॉर्म में, और ay को लिख सकते हैं voy की फॉर्म में। आगे इसको लेकर के तीन कंडीशंस बनेंगी जिनको हम सॉल्व करेंगे, और ये जो पूरा का पूरा डेरिवेशन है आपके माइंड में बिल्कुल सेट होना चाहिए, अच्छे से करेंगे। एक बार पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, देखिएगा अब इससे आगे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमारे पास में आ गई, तो अब इसमें क्या होंगी, तीन कंडीशंस अप्लाई होंगी। कौन कौन सी, सबसे पहले तो समझिएगा, सबसे पहले हमारे पास में जो फर्स्ट कंडीशन होगी उसमें हम क्या लिख करके चलेंगे कि मान लेंगे जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये तो क्या मान लेंगे, सेम मान लेंगे, लेकिन जो फाई है यानी कि जो एंगल उसको क्या मान लेंगे, हम जीरो मान लेंगे, जो फेज डिफरेंस है। सेकेंड कंडीशन में हम क्या लेंगे कि मान लीजिए और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये तो सेम है, लेकिन फाई की वैल्यू क्या है, π/2 है। थर्ड कंडीशन हम लेकर के चलेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम है, और यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है यानी कि Vox Voy ये भी क्या होंगे, सेम होंगे, और ये एम्पलीट्यूड किसके है, वोल्टेजेस के एम्पलीट्यूड है। यहाँ पे इनको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, तो मैंने आपसे बोला था इनको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ये भी सेम मानेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम मानेंगे, और फाई को क्या ले लेंगे, π/2। तो इन तीन कंडीशंस में हमारे पास में तीन लिसाजिस फिगर निकल करके आएंगी, जो कि किन किन को रिप्रेजेंट करेंगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप फर्स्ट कंडीशन डालेंगे, कंडीशन फर्स्ट। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, लेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम एंड फाई इज इक्वल्स टू 0, देन उस कंडीशन में देखिएगा आपके पास में लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हमें क्या मिलेगा इक्वेशन फर्स्ट से, Vx इज इक्वल्स टू Vox साइन ओमेगा x t, और सेकेंड आ जाएगा Vy इज इक्वल्स टू Voy, यहाँ पे टर्म आ जाएगी साइन। देखिएगा जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है तो यहाँ पे x, तो इसको भी x मान लीजिए, दोनों को y आपकी मर्जी है, t, और फाई की वैल्यू जब आप 0 रखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से आगे इसको सोल्व कैसे करेंगे, आप इसको लेट कर लेगा इक्वेशन ए, उसको लेट कर लेना इक्वेशन बी, इक्वेशन बी से इक्वेशन ए को डिवाइड कर दीजिएगा, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन बी फ्रॉम ए, सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा, Vy डिवाइडेड बाय Vx इज इक्वल्स टू Voy डिवाइडेड बाय Vox, और साइन से ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इसको हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, Vy इज इक्वल्स टू, ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा, किसमें, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इनटू में कितना आ जाएगा, Vx, और ये किसको रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन को। ये वाली जो इक्वेशन आई इसको लेट कर लीजिएगा इक्वेशन की, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, स्ट्रेट लाइन को। कैसे, आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू mx, जहाँ पर m क्या होती है, स्लोप, तो यहाँ पे आप देखोगे y इज इक्वल्स टू mx की फॉर्म में आ रही है, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, यहाँ पे स्लोप को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप लिख सकते हो, सो द इक्वेशन थर्ड रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, एक बार पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे आगे बताऊंगी।
रफ कर दी मैं इसको। नेक्स्ट देखिएगा, अब नेक्स्ट कंडीशन आप क्या लोगे, कंडीशन सेकेंड कि लेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसीज आर सेम एंड phi इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी, Vx इज इक्वल्स टू Vox साइन ओमेगा x इंटू टी एंड Vy किसके इक्वल हो जाएगा, Voy साइन ओमेगा x के y के प्लेस पे ओमेगा x पुट करेंगे t प्लस पाई बाय 2। एक बात बताइए, आपने पढ़ा है साइन 90 प्लस थीटा किसमें आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 पे चेंज हो जाएगा साइन किसमें, कोस में, तो माइनस का आएगा, तो कोस पे माइनस इफेक्ट का, माइनस साइन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम उसको नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो इस कंडीशन में Vy हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, Voy cos ओमेगा एक्स टी के इक्वल। ये आ गई इक्वेशन नंबर सी और ये आ गई इक्वेशन नंबर डी। हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन सी और डी को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये दोनों टर्म्स में अगर हम इनका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। चाहे तो आप यहाँ से, चलिए पहले यहीं पे समझ लीजिए, क्या लिखोगे आप, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन C एंड D। तो पहले स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, v स्क्वायर x, और ये टर्म इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगी, किसमें हो जाएगी, डिवाइड में, इस टर्म का स्क्वायर प्लस सेम ऐसे यहाँ पे होगा, तो डायरेक्टली ऐड कर रही हूँ मैं, vy स्क्वायर voy का स्क्वायर। अब देखो इज इक्वल्स टू में यहाँ तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा x इंटू टी प्लस यहाँ से टर्म क्या आ जाएगी, कोस स्क्वायर ओमेगा x इंटू टी। अगर हम इस कंप्लीट टर्म को एज अ थीटा लेट कर लें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इस टर्म के प्लेस पे कितना आ जाएगा, 1। सो v स्क्वायर x डिवाइडेड बाय vox स्क्वायर इज इक्वल्स टू vy स्क्वायर डिवाइडेड बाय voy स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 1 के। ये आ गई आपके पास में इक्वेशन फोर्थ। और ये किसको रिप्रेजेंट, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इलिप्स को। आपने देखा है ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये किसकी इक्वेशन होती है, इलिप्स की इक्वेशन होती है। तो यहां से आप लिख सकते हो, सो इक्वेशन फोर्थ रिप्रेजेंट इलिप्स। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही है। एक बार यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में थर्ड कंडीशन लिखोगे आप, थर्ड कंडीशन लिख लीजिए, लेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसीज आर सेम एंड phi is equals to pi by 2. Also let the amplitude of voltages are same, so then उस कंडीशन में इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहां से देखना टर्म क्या आ जाएगी, Vx इज इक्वल्स टू, जब ये दोनों सेम होंगे तो कुछ भी राइट कर सकते हो, हमने मान लिया Vox आ गया साइन ओमेगा x इंटू टी एंड नेक्स्ट टर्म आ जाएगी Vy इज इक्वल्स टू, जब हमारे पास में एम्पलीट्यूड सेम है तो इसको भी Vox मान लीजिए, और जब सेम ही है तो आप x और y रहने दीजिए, सिर्फ इसको O मान लीजिए, यानी कि Vo V0, ठीक है। सो यहाँ से आपके पास में टर्म क्या आएगी, साइन ओमेगा y t प्लस पाई के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, पाई बाय 2। तो यहाँ से हमारे पास में इसको भी चेंज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये भी कैसे सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी। तो Vy किसके इक्वल आ जाएगा, V0, ये आपका चेंज हो जाएगा किसमें, कोस में, तो कोस ओमेगा x t। इसको लेट कर लेना इक्वेशन E और इसको लेट कर लोगे आप इक्वेशन F। दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, इक्वेशन कौन से वाली आई, E लिख देना, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग, on squaring and adding
इक्वेशन E एंड F। तो स्क्वायर करके ऐड करोगे क्या मिलेगा, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये दोनों टर्म का आप स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, v नॉट स्क्वायर मिलेगा। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें से v नॉट तो हमने बाहर कॉमन ले लिया स्क्वायर की फॉर्म में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो हमारे पास में ये निकल करके आ जाएगी। अब आपको याद हो ये क्या निकल करके आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये हमारे पास में किसकी इक्वेशन होती है, अगर आपको याद हो ये किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल की। तो आप इसको लेट कर लीजिएगा, इक्वेशन नंबर 5 है आई थिंक, देख लीजिएगा। तो इक्वेशन 5 किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सर्कल को। सो इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट द सर्कल। ये इसकी लिसाजस फिगर निकल करके आई हैं किसके लिए, सीआरओ के लिए। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। एक बार यहाँ तक नोट करिएगा। एक सेकंड, सर्कल की स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे जल्दबाजी में, ठीक है, सर्कल। अब नोट कर लीजिए। तो इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ वेव फॉर्म्स, यानी कि जो फॉस्फर की स्क्रीन लगी हुई थी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पे, उस पे अगर हमें वेव फॉर्म प्राप्त करनी है किसकी, सिग्नल्स की, तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा क्या है, टू ऑब्जर्व द वेव शेप्स ऑफ वोल्टेजेस इन डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स वी यूज सीआरपी। यानी कि अगर हमें अलग अलग सर्किट्स में क्या प्राप्त करनी हो, वोल्टेजेस की वेव शेप प्राप्त करनी हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सीआरपी का यूज करते हैं। फॉर डूइंग सो, ऐसा करने के लिए द सिग्नल टू बी एग्जामिन्ड इज अप्लाइड टू वर्टिकल इनपुट टर्मिनल्स ऑफ द ऑसिलोस्कोप। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जिस भी सिग्नल की वेव फॉर्म हमें प्राप्त करनी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑसिलोस्कोप का जो वर्टिकल इनपुट टर्मिनल होता है उस पे हम क्या करते हैं, हम सिग्नल्स को अप्लाई करते हैं। यानी कि जो भी हम इनपुट सिग्नल देते हैं हमें क्या करनी होती है, उनकी वेव फॉर्म प्राप्त करनी होती है, तो उनको हम अप्लाई करते हैं किस पे, जो वर्टिकल इनपुट टर्मिनल्स लगे हुए होते हैं ऑसिलोस्कोप के उन पर। The sweep circuit is set to internal so that sawtooth wave is applied to the horizontal input। और जो horizontal input होता है उस पे हम क्या करते हैं, sawtooth wave अप्लाई करते हैं। किसके लिए, जो हमारा स्वीप सर्किट होता है उसको तो क्या अंदर की तरफ, जो ऑसिलोस्कोप होगा उसमें अंदर की तरफ एक स्वीप सर्किट यूज करेंगे, उसको अंदर की तरफ रखेंगे, और जो sawtooth wave होंगी उसको हम अप्लाई करेंगे किस पे, जो हॉरिजॉन्टल इनपुट होगा उस पे, और जो वर्टिकल इनपुट होगा उस पे हम क्या करेंगे, जो हमारा वर्टिकल इनपुट टर्मिनल्स होंगे उन पे हम सिग्नल को अप्लाई करेंगे, ठीक है। So then various controls are adjusted in obtain sharp and well defined signal waveform on the screen। तो इस कंडीशन में बहुत सारे कंट्रोल्स को एडजस्ट करते हैं क्या प्राप्त करने के लिए, स्क्रीन पर एक बिल्कुल वेल डिफाइंड और शार्प सिग्नल वेवफॉर्म प्राप्त करने के लिए। तो इस टाइप से क्या होता है, ऑसिलोस्कोप में स्क्रीन पर जो फॉस्फोर स्क्रीन लगी हुई थी उस पे हमें क्या मिल जाता है, वेवफॉर्म मिल जाता है, किसका, सिग्नल का। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी 2 पॉइंट और है, और हाँ ये सभी पॉइंट्स ना आपसे मैंने पहले भी बोला है सेपरेटली भी पूछे जाते हैं, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपसे यही कहे कि राइट द एप्लीकेशन ऑफ सीआरओ। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि राइट द एग्जामिनेशन ऑफ वेवफॉर्म इन सीआरओ। तो कैसे भी करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको हर एक टर्म जो है अच्छे से अपनी अलग अलग क्लियर होनी चाहिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी। ये भी इसके एप्लीकेशंस का ही पॉइंट है। तो इसमें एक तो पॉइंट है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और सेकंड है इसमें मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी। तो इसमें जो ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला ये तो आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लेकिन जो मैग्नेटिक वाला है वो इतना ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो इसका तो बिल्कुल प्रूफ जो है वो करेंगे डेरिवेशन का, लेकिन मैग्नेटिक वाले का सिर्फ मैं आपको स्टेटमेंट लिखा दूंगी ताकि जिनके ऑब्जेक्टिव पेपर होने अगर उनका आ जाता है तो आप छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी क्या है। अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन इन मिलीमीटर ऑफ द इलेक्ट्रॉन spot produced in the screen when 1 DC volt is applied between the deflection plates। यानी कि डिफ्लेक्शन की वो मात्रा, वो अमाउंट किसमें, मिलीमीटर में, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। जब जो स्पॉट है वो प्रोड्यूस होता है किस पे, स्क्रीन पे, when 1 DC वोल्ट, जब क्या होती है 1 DC वोल्ट अप्लाई की जाती है किसके बीच में, डिफ्लेक्शन प्लेट्स के बीच में। वर्टिकल प्लेट और हॉरिजॉन्टल प्लेट लगी हुई थी, तो इन्होंने कहा है कि जब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यानी कि जो डिफ्लेक्शन
डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं उनके बीच में 1 वोल्ट की तो क्या की जाती है, वो डीसी वोल्ट जो है डीसी वोल्टेज वो अप्लाई की जाती है। और जब स्पॉट प्रोड्यूस होते हैं स्क्रीन पे तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन के लिए जो डिफ्लेक्शन होता है मिलीमीटर में जो डिफ्लेक्शन का प्राप्त होता है तो उसकी जो मात्रा होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी कहते हैं। और इसको मेजर किस में करते हैं, मिलीमीटर पर वोल्ट में। ये आपको बता दिया कि मिलीमीटर में वो मात्रा जब क्या होते हैं हमें स्क्रीन पे स्पॉट प्राप्त होते हैं और क्या होता है कंडीशन की 1 वोल्ट की वोल्टेज अप्लाई की जाती है डिफ्लेक्शन प्लेट के बीच में, तो वहां पर उस डिफ्लेक्शन की मात्रा को अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी बोलते हैं। याद रखिएगा मेजर करोगे मिलीमीटर पर वोल्ट में। इसके डेरिवेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले ये टर्म्स आपको याद रखनी होंगी कि माना लेंथ ऑफ 2 सिमिलर प्लेट्स इज इक्वल्स टू एल, कि जो हमारे पास में 2 सिमिलर प्लेट्स है उनकी लेंथ क्या है, एल है। स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट्स यानी कि जो दूरी है प्लेट्स के बीच में, जहां वर्टिकल प्लेट और हॉरिजॉन्टल प्लेट रखी हुई थी उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी मान ली, एस मान ली। डिस्टेंस ऑफ द प्लेट्स फ्रॉम द स्क्रीन, और स्क्रीन से जो प्लेट्स की डिस्टेंस है वो हमने मान ली है क्या है, डी है। आपको याद होगा इस टाइप से सीआरटी बनी हुई थी तो इसमें यहाँ पे क्या लगी हुई थी, ये प्लेट्स लगी हुई थी। तो ये वाली चीज है कि जो इन दोनों के बीच में स्पेस होगा उसको तो क्या कहोगे आप, एस से रिप्रेजेंट कर दिया। और इनकी जो लेंथ होगी प्लेट्स की वो एल मान ली, और जो डिस्टेंस होगी प्लेट्स की कहां से, स्क्रीन से, वो हमने मान ली कितनी है, डी है। पोटेंशियल अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल अप्लाई किया जाएगा वो मान लिया वी है। एंड एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल अप्लाइड टू फाइनल एनोड, और फाइनल एनोड के लिए जो एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल अप्लाई किया जाएगा वो हमने मान लिया क्या है, VA है। तो इसके थ्रू ही हम क्या करेंगे, डेरिवेशंस करेंगे। सबसे पहले वेल इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस VA, यानी कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है VA उसके थ्रू जब भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बीम जो होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम से जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे थे, यहाँ पे आपने देखा था ये क्या थी, कैथोड रे ट्यूब, यहाँ पे लगी हुई थी इलेक्ट्रॉन गन, जिससे क्या हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन बीम्स निकल रहे थे। तो जब वे एक्सीलरेट होंगे देन वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, तो उस कंडीशन में जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्राप्त की गई वेलोसिटी होगी जिससे वो मूव करेंगे उसको हम किससे डिफाइन कर सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू, mv स्क्वायर कहते हैं हाफ mv स्क्वायर किसका फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का, जिसके थ्रू क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव आउट करेंगे। तो हमने मान लिया हाफ mvx स्क्वायर किसके इक्वल है, e इंटू VA के इक्वल है। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट, जहां पर V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। सो मान लिया F क्या है, फोर्स है दोनों प्लेट्स के बीच में जो अप्लाई हो रही है। सो देन इस कंडीशन में F किसके इक्वल होगा, E इंटू कैपिटल E के। तो कैपिटल E जो होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, VD डिवाइडेड बाय S। सो F किसके इक्वल होता है ये हमें पता है, F इज इक्वल्स टू ma, आपने लो भी पढ़ा हुआ होगा, तो F के प्लेस पे ma पुट करोगे। दिस टर्म एज इट इज, यहाँ से आप A की वैल्यू निकालोगे, A क्या है, यहाँ पे एक्सीलरेशन है, तो m इधर मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, किसमें, डिवाइड में। ये हमारे पास में A की वैल्यू आ गई, इसको राइट कर लीजिएगा इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के आगे भी नीड पड़ेगी तो आप इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बार पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद में इससे आगे डेरिवेशन करेंगे। तो उस पॉइंट से आगे देखिएगा, अगर हम लेट करें कि एक्वायर्ड वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन टाइम इंटरवल L अपॉन Vx, यानी कि टाइम इंटरवल L अपॉन Vx में जो वेलोसिटी है जो कि इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊपर की तरफ जाने के लिए एक्वायर की जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस भी वेलोसिटी से अपवर्ड पोजीशन में मूव करेगा तो उस कंडीशन में वेलोसिटी Vy क्या होगी, पहले हमने निकाली थी Vx, यानी कि जब वो x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा था, यानी कि इस टाइप से। लेकिन अगर वो अपवर्ड ऊपर की तरफ यानी कि ऊपर वाली पोजीशन में पार्ट पोजीशन में मूव करेगा तो उस कंडीशन में वेलोसिटी क्या होगी, Vy इज इक्वल्स टू at। यहाँ पे आप a की वैल्यू पुट करोगे जो कि हमने किस में निकाली थी, इक्वेशन सेकंड में निकाली थी। तो इक्वेशन सेकंड से a की वैल्यू आई थी EVD अपॉन ms, तो यहाँ से इसकी वैल्यू रखोगे। टाइम इंटरवल हमने क्या लेट किया है, L अपॉन Vx, तो इसके बेस पे इसकी वैल्यू ये आ गई आपके पास में इक्वेशन नंबर थर्ड। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉन का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालें यानी कि d1 की वैल्यू निकालें तो वो किसकी इक्वल आएगी, हाफ at स्क्वायर की इक्वल आएगी। तो हाफ a की वैल्यू पुट करोगे, t का स्क्वायर है तो जो टाइम इंटरवल है उसका स्क्वायर कर दोगे। यहाँ से लेट इलेक्ट्रॉन बीम मेक्स एन एंगल थीटा, हमने मान लिया कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है, इलेक्ट्रॉन गन से जो
भी इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, एंगल बनाएगा थीटा। तो उस कंडीशन में tan थीटा किसके इक्वल होगा, vy/vx, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी डिवाइडेड बाय जो राइट में या लेफ्ट साइड में जो वेलोसिटी होगी, यानी कि अगर x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी की बात करें vx डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि vy डिवाइडेड बाय vx। तो ये किसके इक्वल होएगा, एंगल के इक्वल आ जाएगा tan थीटा के। तो ये टर्म किसकी इक्वल आएगी हमारी, d2 डिवाइडेड बाय कैपिटल D। अगर यहाँ से हम d2 की वैल्यू निकालें तो कैपिटल D की मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो ये टर्म बन जाएगी dvy/vx। यहाँ से vy की वैल्यू अभी हमने निकाली, vy की आप क्या कर दोगे, वैल्यू पुट कर दोगे। देखिए d/vx एज इट इज है, यहाँ से vy की ये वैल्यू पुट कर दी। तो d2 की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, l/vx, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो vx का स्क्वायर दिस टर्म एज इट इज, और इनटू में कितना आ गया d। ये ऐड कर लोगे आप इक्वेशन नंबर 4। अगर हम टोटल डिफ्लेक्शन की बात करें तो टोटल डिफ्लेक्शन क्या होगा, d इज इक्वल्स टू d1 प्लस d2। हमारे पास में d1 की भी वैल्यू है, d2 की भी वैल्यू है। अगर आप देखो ये d1 की वैल्यू हमने निकाली यहाँ पे d2 की, तो दोनों को ऐड करोगे तो टोटल डिफ्लेक्शन निकल करके आ जाएगा। ऐड करोगे तो मैं देखा EVG/2ms, तो यहाँ से ms और यहाँ से भी हमारे पास में EVG/mx और अपॉन में और ऊपर L/Vx, ये भी हमारे पास में क्या है, Vx का स्क्वायर। ये कैसी है, कॉमन टर्म है जो कि दोनों में कैसी आ रही है, कॉमन आ रही है, सेम आ रही है, तो इनको हम क्या ले लेंगे बाहर। जब आप बाहर लोगे इसके पास क्या बचेगा, ओनली L और अपॉन में 2 प्लस इसके पास से तो ये सारी टर्म हम बाहर कॉमन ले चुके, तो इसके पास में क्या जाएगा, ओनली D बचेगा। तो यहाँ से ये सारी टर्म्स बाहर कॉमन आ गई, अंदर बचा L/2 प्लस D, जिसको अगर हम L डैश मान ले, यानी कि मान लिया L/2 प्लस D किसके इक्वल है, L डैश के इक्वल है, तो ये टर्म हम ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर हमें क्या निकालनी है, टोटल डिफ्रैक्शन सेंसिटिविटी निकालनी है, यानी कि टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी निकालनी, तो हमें एक्चुअली में किसकी वैल्यू चाहिए होती है, जो टोटल डिफ्लेक्शन आता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, VD से, यानी कि जो डिफ्लेक्शन वेलोसिटी होती है उससे। तो यहाँ से आप देखोगे D तो हमारे पास में निकल करके आ गया, तो इस वाली इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे किससे, VD से। तो डिवाइड करोगे तो टर्म क्या आ जाएगी, D/VD। इस वाली इक्वेशन, इस वाली टर्म को आप डिवाइड करोगे तो VD से VD कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, E/mVx² एक साथ लिख दिया मैंने, L/S एक साथ लिख दिया। अगर आपको याद हो जो हमने स्टार्टिंग में इससे पहले कही थी इक्वेशन फर्स्ट जो आई थी, उससे अगर आप वैल्यू निकालो E/mVx² की, तो वो किसके इक्वल आएगी, 1/2VA के इक्वल आ जाएगी। चाहे तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इतना ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू ये वाली यहाँ पर पुट कर दोगे तो आपके पास में क्या निकल करके आ जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी निकल करके आ जाएगी। और इसका जो ये डेरिवेशन है ये आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। आई होप क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा क्या है, मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, इसका फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, सफिशिएंट है। इट इज द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन इन मिलीमीटर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन स्पॉट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मिली एम्पियर करंट पासेस थ्रू द डिफ्लेक्शन कॉइल। यानी कि ये कौन सा अमाउंट है, ये डिफ्लेक्शन की वो मात्रा है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन स्पॉट हमें किस पे प्राप्त होता है, जो स्क्रीन होती है उस पे प्राप्त होता है, और किसमें, मिली एम्पियर में होना चाहिए डिफ्लेक्शन। सो व्हेन 1 एम्पियर करंट, जब 1 मिली एम्पियर के करंट को हम पास करते हैं डिफ्लेक्शन कॉइल से, तो उस कंडीशन में जो हमें डिफ्लेक्शन प्राप्त होता है, कि जो स्पॉट प्राप्त होते हैं, यानी कि जो भी सिग्नल उसके स्पॉट प्राप्त होते हैं स्क्रीन पे मिलीमीटर में, तो वो हमारा क्या कहलाता है, उस डिफ्लेक्शन की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी बोलते हैं। इसको हम मेजर करते हैं किसमें, मिलीमीटर डिवाइडेड बाय मिली एम्पियर में। इट इज मेजर्ड बाय mm/ma, यानी कि मिलीमीटर डिवाइडेड बाय मिली एम्पियर। सो देन डिफ्लेक्शन पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होगा, D/B इज इक्वल्स टू, B किसको डिनोट करते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहा है, तो दिस टर्म इज इक्वल्स टू DL/√2VA इनटू E/m की होल पावर 1/2। तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। अगर आपसे वही शॉर्ट में पूछ ली जाए कि व्हाट इज मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, लॉन्ग में आपसे नहीं पूछी जाती है, ठीक है, नोट कर लीजिए।
देखिएगा इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है कैथोड रे ट्यूब यानी कि सीआरटी। और व्हाट इज सीआरटी एंड डिस्क्राइब द मेन पार्ट्स ऑफ सीआरटी। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है लॉन्ग के अंदर भी और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी, शॉर्ट नोट के थ्रू आपसे ये बोल दिया जाता है कि डिफाइन द पार्ट्स ऑफ सीआरटी। तो सीआरटी के जो पार्ट्स हैं कि कैथोड रे ट्यूब के जो पार्ट्स हैं ये सभी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और कैथोड रे ट्यूब क्या होती है ये भी आपको मोस्टली याद होना चाहिए कि इसको क्या कहा जाता है, सीआरओ यानी कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का हार्ट कहा जाता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले सीआरटी के बारे में लिखा हुआ है कैथोड रे ट्यूब यानी कि सीआरटी इज द हार्ट ऑफ द ऑसिलोस्कोप, यानी कि इसको क्या कहा जाता है, ऑसिलोस्कोप का हार्ट, हृदय भी कहा जाता है। इट इज वैक्यूम ट्यूब ऑफ अ स्पेशल ज्योमेट्रिकल शेप विच कन्वर्ट्स एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू विजुअल फॉर्म। यानी कि ये क्या है, एक प्रकार की वैक्यूम ट्यूब है जिसकी शेप कैसी है, बिल्कुल मतलब स्पेशल ज्योमेट्रिकल शेप में होती है ये। और इसका कार्य क्या है कि ये कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को विजुअल सिग्नल की फॉर्म में। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया जाता है इनपुट सिग्नल की फॉर्म में, उसको ये विजुअल सिग्नल की फॉर्म में, यानी कि बिल्कुल जो सिग्नल जो है वो वेव फॉर्म में दिखाई देते हैं किस पे, जो इसकी फॉस्फर की स्क्रीन होती है उस पर। तो इसका जो सीआरटी का मेन जो पर्पज है यानी कि जो इसका मेन वर्क है वो क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को विजुअल सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ये भी आपको याद रखना है। ये यहाँ पे इसका डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैथोड लगी हुई है, ये जो ऊपर वाली है इसको ग्रिड बोलते हैं, यहाँ पे इसको फॉक्सिंग एनोड बोलेंगे, ये एक्सीलरेटिंग एनोड होगा। और इस कंप्लीट को ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गन बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन गन के अंदर के ये सभी पार्ट्स हैं, यानी कि ये जितने भी पार्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये सभी किसके अंदर है, इलेक्ट्रॉन गन के अंदर है। उसके बाद में प्लेट्स लगी हुई होती हैं, आपको पता है ये कौन सी होती है, वर्टिकल प्लेट्स होती है और ये वाली होती है हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। वर्टिकल प्लेट्स यानी कि मान लीजिए कोई दो प्लेट है यहाँ से यहाँ तक की, तो वर्टिकल प्लेट इस टाइप से रखी हुई होंगी, इसके ऊपर ये वाली, तो इसलिए आपको बिल्कुल एक्शन फॉर्म में दिखाई दे रही होंगी। एंड जो हॉरिजॉन्टल प्लेट है ये इस टाइप से रखी हुई होंगी, तो इसलिए आपको पीछे वाली थोड़ी हल्की सी नजर आएगी। अगर यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ से क्या निकल रही है, जो इलेक्ट्रॉन गन है इससे क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन बीम निकलेंगे। और इलेक्ट्रॉन बीम जाकर के किस पे टकराएंगे, स्क्रीन पे। और स्क्रीन पे हमें क्या होगा उस कंडीशन में, फिर एक्चुअल में जो सिग्नल है वो दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन बीम्स आकर के टकरा रहे हैं। अगर आप देखोगे इसकी स्क्रीन के ऊपर एक टाइप की पॉलिश की गई होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्वाडैग। यानी कि अगर पूछे कि इस पे जो कोटिंग की जाती है वो किसकी की जाती है, तो आप क्या बोलोगे, एक्वाडैग की कोटिंग की जाती है, जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस स्क्रीन पे जो फॉस्फर की स्क्रीन है, यहाँ से यहाँ तक कि आप छोटी सी परत देख रहे हो, उस पे क्या मिलता है, और ये स्क्रीन कैसी होती है, फॉस्फर की होती है। इस पर हमें विजुअल फॉर्म में जो सिग्नल्स होते हैं वो मिलते हैं। बात करते हैं इसकी पार्ट्स को डिस्क्राइब करने की, तो जो इंपॉर्टेंट है जिसकी ग्लास एनवलप हो गया। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन गन के अंदर कौन कौन से पार्ट है वो शॉर्ट में डिफाइन करेंगे, ज्यादा लॉन्ग में इसको नहीं लेकर के जाएंगे। और उसके बाद में इसमें मेन जो आता है वो आता है ये जो प्लेट्स हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट्स, इनके बारे में। और लास्ट पॉइंट इसमें रहेगा स्क्रीन का। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आता है ग्लास एनवलप, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का अगर आप पार्ट देखोगे, ये वाला पार्ट, इट इज अ कॉनिकल हाईली इवैक्यूएटेड ग्लास हाउसिंग एंड मेंटेन्स वैक्यूम इनसाइड एंड सपोर्ट्स द वेरियस इलेक्ट्रोड्स। तो ये क्या होता है, एक प्रकार का कॉनिकल यानी कि कॉन टाइप में हाईली इवैक्यूएटेड ग्लास होता है, जो कि क्या करता है, इनसाइड यानी कि इस ट्यूब के अंदर की तरफ वैक्यूम को सपोर्ट, वैक्यूम को मेंटेन करता है। और जो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स लगे हुए, इलेक्ट्रोड्स कौन से, अगर आप यहाँ पे देखोगे एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, इसको भी एनोड बोलते हैं। फॉक्सिंग इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, इसको भी एनोड बोलते हैं। तो इन सभी को ये क्या करता है, इनको सपोर्ट करता है। The inner walls of CRT between neck and screen are usually coated with a conducting material called aquadag। यानी कि जो अंदर की वॉल्स होती है CRT की, अगर इस कैथोड रे ट्यूब की आप अंदर वाली वॉल्स देखोगे, यानी कि ये वाली ये कोटेड होती हैं एक प्रकार के मटेरियल से, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्वाडैग बोलते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन गन करेंगे और बाकी के पॉइंट्स पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रॉन गन। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स विच प्रोड्यूसेस अ फोकस्ड बीम
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन गन। यानी कि इलेक्ट्रॉन गन क्या है, जो भी फोकस्ड इलेक्ट्रॉन बीम्स निकलते हैं किससे, जिस भी पार्ट से, यानी कि मान लीजिए कैथोड रे ट्यूब है तो उसमें इलेक्ट्रोड्स का वो अरेंजमेंट, इलेक्ट्रोड्स कौन से बताए थे, जैसे कि फॉक्सिंग एनोड लिखा होता तो वहां पे वो क्या है, फॉक्सिंग इलेक्ट्रोड्स है जिसको हम एनोड बोलते हैं, एक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रोड्स है जिनको हम एनोड बोलते हैं। तो इन इलेक्ट्रोड्स का अरेंजमेंट जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, फोकस्ड बीम को प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन्स के, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं। मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रॉन गन से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो इसीलिए इलेक्ट्रोड्स का वो अरेंजमेंट जिसके थ्रू जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो प्रोड्यूस होता है, उसको ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गन बोलेंगे। इट्स मेन पार्ट्स आर, इसके जो मुख्य भाग है, जो मेन पार्ट्स है वो कौन कौन से हैं, एन इलेक्ट्रॉन इमीटर जिसको हमने क्या बोल रखा है, कैथोड। आप पीछे करके देखोगे या फिर डायग्राम अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो वहां से देखिएगा जो कैथोड है इमीटर, इलेक्ट्रॉन इमीटर है उसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। एडवाइस टू कंट्रोल द इंटेंसिटी, यानी कि जो इंटेंसिटी को कंट्रोल करने की एडवाइस देगा उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रिड, जो कि इस टाइप से लगी हुई थी सीआरटी में। फॉक्सिंग एंड एक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रोड्स नोन एज एनोड्स, यानी कि फॉक्सिंग और एक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रोड्स जिनको हम क्या कहते हैं, एनोड्स बोलते हैं। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, वर्टिकल y1 y2 एंड हॉरिजॉन्टल x1 x2, दो प्लेट्स लगी हुई थी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट्स, एंड अ स्क्रीन व्हिच इज फ्लोरोसेंस व्हेन इलेक्ट्रॉन्स इम्पिंज ऑन इट, यानी कि वो स्क्रीन जिसपे क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स पड़ते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इम्पिंज होते हैं तो उस कंडीशन में वो क्या होती है, फ्लोरोसिन होती है। तो इस टाइप से ये सभी मुख्य भाग है किसके, इलेक्ट्रॉन गन के। कौन कौन से हो गए, पहले तो हमने इसमें बात की थी इलेक्ट्रॉन इमीटर की जिसको कैथोड बोलेंगे, उसके बाद में आगे चल करके जो फॉक्सिंग एनोड्स हैं और जो एक्सिलरेटिंग एनोड्स हैं, यानी कि इनको फॉक्सिंग इलेक्ट्रोड्स और एक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रोड्स जिनको हम क्या बोलेंगे, एनोड्स बोलेंगे। आगे इसमें आई थी वर्टिकल प्लेट्स, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स और लास्ट में स्क्रीन। तो ये सभी मुख्य भाग है किसके, इलेक्ट्रॉन गन के। तो बात करते हैं स्क्रीन की, स्क्रीन पे क्या क्या होता है वो देखिएगा। द स्क्रीन इज द इनसाइड फेस ऑफ द ट्यूब एंड इट इज कोटेड विद सम फ्लोरोसेंट मटेरियल लाइक जिंक ऑर्थोसिलिकेट नॉन एज फॉस्फर और जिंक ऑक्साइड एटसेट्रा। यानी कि जो स्क्रीन है, स्क्रीन क्या होती है, अंदर का फेस होता है किसका, कैथोड रे ट्यूब का, यानी कि कैथोड रे ट्यूब है कंप्लीटली, उसका जो अंदर वाला पार्ट है लास्ट वाला उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रीन बोलते हैं। और ये कोटेड होती है किससे, फ्लोरोसेंट मटेरियल से। अब वो कौन सा होता है, या तो आप बोल सकते हो जिंक ऑर्थोसिलिकेट का होता है, या फिर जिसको हम मतलब जिंक ऑर्थोसिलिकेट का बना हुआ होता है वो मटेरियल जिसको नाम दिया जाता है तो फॉस्फर बोल सकते हो आप, या फिर जिंक ऑक्साइड बोल सकते हो, ठीक है। इसीलिए हम मोस्टली जो यूज होता है नाम उसको हम बोलते हैं फॉस्फर की स्क्रीन है, यानी कि जो भी उस पे मटेरियल कोटेड है उसको मोस्टली क्या बोला जाता है, फॉस्फर, ठीक है। तो व्हेन अ हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक्स द स्क्रीन, यानी कि जो एक हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बीम क्या करेगा, स्क्रीन से टकराएगा, तो उस कंडीशन में स्पॉट ऑफ लाइट प्रोड्यूसेस एट द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। तो उस कंडीशन में उस स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा, एक स्पॉट दिखाई देगा। द कलर ऑफ द स्पॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ फ्लोरोसेंट मटेरियल यूज्ड। और जो मतलब जो कलर होगा, मान लीजिए जो भी स्पॉट दिखाई दिया स्क्रीन पे, उसका जो कलर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, जो भी फ्लोरोसेंट मटेरियल स्क्रीन पे यूज किया हुआ है, चाहे वो फॉस्फर है, जिंक ऑक्साइड है वगैरह वगैरह, जो भी मटेरियल यूज किया हुआ होगा स्क्रीन पे उसके अकॉर्डिंग ही हमें स्पॉट का कलर दिखाई देगा। अब एक चीज का ध्यान रखना, एक्वाडेट में इस वाली बात में कंफ्यूज मत होना। एक्वाडेट जो सीआरटी की अंदर वाली साइड थी ना उस पे कोटेड की गई थी, ठीक है। और ये है फॉस्फर यानी कि जिंक ऑर्थोसिलिकेट, ये किस पे की गई है, स्क्रीन पे कोटेड की गई है। तो दोनों में फर्क है, स्क्रीन बनी होती है इस मटेरियल की और जो एक्वाडेट है उससे क्या होती है, जो सीआरटी है कैथोड रे ट्यूब उसकी जो अंदर वाली साइड है वो कोटेड होती है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इससे ज्यादा इसके पार्ट्स को डीपली पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी इसकी वर्किंग पढ़ेंगे सीआरटी की, फिर खत्म हो जाएगा, ये नोट कर लीजिए। लास्ट पॉइंट देखिएगा क्या है इस चैप्टर का भी और इस टॉपिक का भी, वर्किंग ऑफ सीआरटी यानी कि कैथोड रे ट्यूब की कार्यविधि क्या है, कि कैसे कैसे वर्क करती है। कि व्हेन द कैथोड इज हीटेड, आपने देखा था स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन इमीटर लगा होता है जिसको हमने क्या बोला था, कैथोड बोला था। तो जब उस कैथोड को हीट अप किया जाएगा, इट इमिट्स प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कराएगी। दिस इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू कंट्रोल ग्रिड, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
ये पास आउट होंगे किससे, कंट्रोल ग्रिड से। इस टाइप से ग्रिड लगी हुई थी जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल ग्रिड। इससे क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो इससे पास आउट होंगे। So if negative potential on the control grid is high enough, यदि उच्च पर्याप्त मात्रा में हम क्या करते हैं, जो भी कंट्रोल ग्रिड है उसको क्या करते हैं, निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। सो दैट फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स विल पास थ्रू इट, तो उस कंडीशन में बहुत कम मात्रा में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कंट्रोल ग्रिड से पास होंगे। कब, जब हम हाई अमाउंट में क्या करेंगे, उसको निगेटिव पोटेंशियल देंगे किसे, कंट्रोल ग्रिड को। तो उस कंडीशन में बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो कि कंट्रोल ग्रिड से पास आउट होंगे। एंड द इलेक्ट्रॉन बीम ऑन स्ट्राइकिंग द स्क्रीन विल प्रोड्यूसेस अ डिम स्पॉट ऑफ लाइट, यानी कि जब जो कंट्रोल ग्रिड होगी, जब उससे बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे तो उस कंडीशन में होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है जो कि टकराएगा किससे, स्क्रीन से, तो स्क्रीन पे टकराने के बाद में वो कैसे देगा, बहुत ही डिम टाइप के स्पॉट दिखाई देंगे, यानी कि बहुत हल्के हल्के से स्पॉट दिखाई देंगे कम इलेक्ट्रॉन्स के टकराने की वजह से। So reverse will happen if the negative potential on the control grid is reduced। यदि हम क्या करते हैं, कंट्रोल ग्रिड में जो भी हमने पोटेंशियल अप्लाई किया, हमने क्या किया था, उच्च मात्रा में किया था, लेकिन अगर हम उसको घटा देते हैं यानी कि कम मात्रा में पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं किसको, कंट्रोल ग्रिड को, तो इसका उल्टा होता है, यानी कि फिर हमें स्पॉट जो मिलेंगे स्क्रीन पे, जो फॉस्फर की स्क्रीन होगी उस पर डिम स्पॉट नहीं मिलेंगे, उस पर हमें थोड़े से बड़े यानी कि लाइट की जगह हमें उस पर डार्क स्पॉट्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो यानी कि इसकी क्या हो जाएगी, रिवर्स कंडीशन हमें प्राप्त होगी। एज द इलेक्ट्रॉन बीम लीव्स द कंट्रोल ग्रिड, और जब जो इलेक्ट्रॉन बीम होता है वो कंट्रोल ग्रिड से निकलता है, इट कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉक्सिंग एंड एक्सीलरेटिंग एनोड्स, तो उस कंडीशन में किसके कांटेक्ट में आता है, जो फॉक्सिंग एनोड और एक्सीलरेटिंग एनोड लगे हुए थे उनके कांटेक्ट में आता है। As the electron beam leaves the accelerating anode, it comes under the influence of vertical and horizontal deflection plates। और जैसे ही जो इलेक्ट्रॉन बीम होता है, देखिएगा आपने अभी देखी थी जो मैंने आपको सीआरटी का डायग्राम बनाया था, उसमें क्या लगा हुआ था, पहले कंट्रोल ग्रिड थी, उसके बाद और एक्सीलरेटिंग एनोड्स लगे हुए थे, उसके बाद जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेट्स लगी हुई थी। तो जो एक्सीलरेटिंग एनोड है उससे निकलने के बाद में जो बीम होगा, इलेक्ट्रॉन बीम, वो कहाँ जाएगा, जो वर्टिकल प्लेट्स लगी हुई थी और हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन प्लेट्स लगी हुई थी वहां जाएगा, उनसे पास आउट होगा। सो इफ नो वोल्टेज इज अप्लाइड टू द डिफ्लेक्शन प्लेट्स, यदि हम डिफ्लेक्शन प्लेट्स में कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन बीम होगा वो प्रोड्यूस करेगा स्पॉट ऑफ लाइट एट द सेंटर। तो स्क्रीन का जो सेंटर पॉइंट होगा उस पे हमें क्या दिखाई देंगे, स्पॉट्स दिखाई देंगे। Whereas if the voltage is applied to the vertical plates, then spot of light will be reflected upward and downward। जबकि अगर हम क्या करते हैं, देखिए अगर हम कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे तो उस कंडीशन में जो स्पॉट दिखाई देगा वो स्क्रीन के सेंटर पे दिखाई देगा, लेकिन अगर हम वर्टिकल प्लेट पे वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो हमें क्या दिखाई देगा, स्पॉट दिखाई देगा वो अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाई देगा, यानी कि ऊपर या नीचे की तरफ दिखाई देगा, किस पे, स्क्रीन पे। तो ये थी इसकी वर्किंग सीआरटी की। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, एक बार नोट कर लीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई थिंक लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया, बट इसमें आपका जो ये वाला चैप्टर था लास्ट मल्टीमीटर, ये कंप्लीट होता है एंड इसी के साथ में आपकी बुक भी कंप्लीट होती है। आपका सेकंड सेमेस्टर का केमिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, फिजिक्स का कोर्स आपका आज कंप्लीट हो गया है और मैथ्स का कोर्स आपका ऑलरेडी कंप्लीटेड है। प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी की अलग अलग बुक्स की, आप सभी चेकआउट कर सकते हैं जिनके भी एग्जाम अब आने वाले हैं, तो पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में फिजिक्स या केमिस्ट्री के, तो आप इस वाले नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अपना सेमेस्टर और सब्जेक्ट नेम वगैरह कि आपको किस सेमेस्टर के नोट्स चाहिए, सेकंड के या फोर्थ के, फिजिक्स के चाहिए या केमिस्ट्री के चाहिए। अगर आप सिर्फ फिजिक्स के लेते हो तो उसकी कॉस्ट 98 होगी, केमिस्ट्री की अगर आपको चाहिए तो उसकी 98 होगी, बट अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लेते हो तो 158 रुपीज कॉस्ट होगी। और हाँ, एक बात और, जो आपको नोट्स मिलेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नहीं हो या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में, जब नेक्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस आपके स्टार्ट होंगी जुलाई से। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।